गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने के पहले मैं आपको इसमें जो भी फार्मूले यूज हो रहे हैं उन फार्मूले जितने भी हैं, ऑल द फार्मूलाज, मैं उन सबको एक बार ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं। जैसे पोटेंशियल सबसे पहले हम लोग यूज किए थे। व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लोकेशन, और ये क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी लोकेशन पर एक 1 कूलाम के चार्ज को ले आने में जो वर्क डन हुआ उसी को हमने कहा पोटेंशियल, उस पॉइंट का पोटेंशियल। ये वैल्यू क्या होगी? आप देख रहे हैं ये वर्क डन है तो ये जूल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है कूलाम है, जूल पर कूलाम, और इसी को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। ये इसकी एसआई यूनिट भी हो गई। मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि आपको मैंने पढ़ा दिया है, ये आपको मालूम भी होगा। और जब हम इसका फार्मूला बनाते हैं तो ये वर्क डन का, ये वी का फार्मूला जो हमको मिलता है ये बनता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट कहाँ आएगा? जब हम एक डाइपोल पर जाएंगे तभी एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट आते हैं। फार्मूला आप लोगों को याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला आपने बनाया था। अब हम अगर यही चीज़ इक्वेटोरियल पॉइंट पर जाते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पर वैल्यू 0 हो जाती है। यही पी की वैल्यू किसी जनरल पॉइंट, पोटेंशियल की वैल्यू एक डाइपोल के किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसको आप नाम दे सकते हैं जनरल। ये वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन। जैसे ये डाइपोल है, ये डाइपोल है और ये पॉइंट इस जगह पर है, तो इसके मिड पॉइंट से इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसके बना हुआ एंगल है। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ये कुछ फार्मूले हो गए। ये हम लोगों ने बात कर लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जब मैंने आपको ये बताया था कि पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, तो शेल की बात की जाए कि शेल के अगर आउटसाइड की बात की जाए तो शेल के आउटसाइड पोटेंशियल की जो वैल्यू हमको मिलती है, आप लोगों को याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये बाहर की बात है। जैसे ये देखो, ये शेल है, शेल के बाहर ये है, तो शेल के बाहर और इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस आर ली गई है, तो ये हो गया। अगर हम सरफेस पर आ जाते हैं, सेल के सरफेस पर, तो सेल के सरफेस पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। और जैसे ही हम इसको लेकर के सेल के अंदर जाते हैं तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर जो वर्क डन करना होगा वो उसके सरफेस वाला ही वर्क डन रह जाता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यहाँ पर आर इसका रेडियस है। ये हो गया स्फेरिकल शेल के लिए। ये फार्मूला पढ़े थे, सभी फार्मूले जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम न आए। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में θ1 से θ2 एंगल पर घुमाया जाए तो उसमें जो वर्क डन होता है, या जो उसमें आप कहें पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी U की वैल्यू आपको मिलती है PE cos θ1 माइनस cos θ2। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन हम लोगों ने बनाया था, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ये भी एक फार्मूला था। अब इस फार्मूले में ध्यान दो, हर जगह P आ रहा है। P की वैल्यू आपको मालूम है, P मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। P इज इक्वल टू होता Q इंटू 2L, ये हम लोगों को पता है। ये डाइपोल मोमेंट होता है, एक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है। वेक्टर क्वांटिटी है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। या आप स्फेरिकल कंडक्टर मान लें, उसको अगर हम चार्ज देते जाएं तो वो अपने कैपेसिटी के बराबर चार्ज होल्ड करता है। उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फार्मूला भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ये भी फार्मूला मैंने आपको बता दिया। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसका जब हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलता है एप्सिलॉन नॉट A/D। यहाँ पर A आपको पता है
प्लेट की एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट, और डी है सेपरेशन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आप लिए हैं और उसका कैपेसिटेंस एक जगह फिर से लिख करके मैं आपको बता दूं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया। अगर मान लो कि इसके बीच में, दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया गया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है के, तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो कैपेसिटेंस, इसको अगर हम सी नॉट मान लेते हैं तो वो सी की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, या इस सी को हम कह सकते हैं के सी नॉट। ये भी एक फार्मूला हो जाता है जिससे आपको ये पता चलता है कि इन एब्सेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ये कैपेसिटेंस है, तो के कांस्टेंट का, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर हम कोई मटेरियल रख देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। मान लो डाई इलेक्ट्रिक पूरे में न भरा गया, ये डी में न रखा गया, मतलब ये तो डी तो हो गई पूरी सेपरेशन, मान लो डी में न रख के हमने इसमें थोड़े में ही रखा है और इसको हम मान ले टी, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये वैल्यू आपको मिलती है। ये उस कंडीशन में है जबकि कैपेसिटेंस को, सॉरी, डाई इलेक्ट्रिक को सिर्फ और सिर्फ टी थिकनेस में ही रखा गया। इस डाई इलेक्ट्रिक को पूरे में नहीं रखा गया। पूरे में रखा जाएगा तो कैपेसिटेंस ये, कुछ भी नहीं रखा जाएगा तो कैपेसिटेंस ये, और टी थिकनेस में अगर डाई इलेक्ट्रिक को रख दिया गया कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल तो उसका जो हमको कैपेसिटेंस मिलता है उसका फार्मूला ये बन जाता है। यहीं से आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बता दूं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर यहां से निकालोगे तो तुमको मिल जाएगा सी बाई सी नॉट, मतलब कैपेसिटेंस जब कुछ रख दिया गया है डाई इलेक्ट्रिक और जब कुछ नहीं था। नॉट मतलब नथिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो ये था। तो इन दोनों का जो रेशियो मिलेगा वो उस डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल का, उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हो जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आपको मालूम है वह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जहां तक उसका इंसुलेशन बना रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है इंसुलेशन। इसी को एक तरीके से और भी हम लिख सकते हैं कि मान लो कि ई नॉट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जब हम डाई इलेक्ट्रिक को रखें तो डाई इलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन से कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ कम कर देगा, ई नॉट बाई ई। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ई नॉट बाई ई नॉट माइनस ई पी, ये भी हम कह सकते हैं कि ये के की वैल्यू हो गई ई नॉट डिवाइडेड बाई ई नॉट माइनस ई पी, मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर वाज नथिंग एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। तो ये न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कह सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं सी न्यू कैपेसिटेंस न्यू डिवाइडेड बाई सी ओरिजिनल, और ई को आप ऐसे लिखेंगे इसी को कि ई ओरिजिनल बाई ई न्यू। ये दोनों में उल्टा होता है। देखो सी न्यू मतलब न्यू कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज डाई इलेक्ट्रिक, C original when there was no dielectric, E original means there was no dielectric and in the presence of dielectric new electric field। तो ये है, इनके रेशियो को K कहते हैं। ये K की भी आपको वैल्यू मैंने बता दी। इसी में हम लोग इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी आपको मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये साई की जो वैल्यू मिली थी ये भी आपको अगर याद होगा, साई की वैल्यू हम लोग पाए थे P डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू E। यहाँ पर P पोलराइजेशन और E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और यहीं से डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और ससेप्टिबिलिटी के बीच में एक रिलेशन भी बनता है। वह रिलेशन भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये रिलेशन होता है तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। कैपेसिटर को अगर सीरीज में जोड़ दिया गया है तो C की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तब 1/C करके निकालते हैं। सीरीज में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश डैश डैश। सीरीज में C1 C2 को सीरीज में जोड़ दिया तो टोटल कैपेसिटेंस, और पैरेलल में जोड़ने पर C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3।
जस्ट उल्टा होता है। जैसे जब हम रेजिस्टेंस जोड़ते थे तो पैरेलल में रेजिस्टेंस पर ये मिलता था और सीरीज में ये मिलता था, जबकि यहाँ पर क्या है, ये सीरीज में मिलता है, सॉरी ये पैरेलल में मिलता है, ये सीरीज में मिलता है। तो ये सीरीज वाला हो गया, याद रखना, ये सीरीज के लिए हो गया और ये हो गया पैरेलल के लिए, ये कॉम्बिनेशन हो गया। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वह एनर्जी आपको मालूम है, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1/2 CV²। अब V की वैल्यू Q C ऐसे रख कर आप निकाल सकते हैं। आपको मालूम भी है मेन फार्मूला Q = CV होता है, तो यहाँ से C की वैल्यू V की वैल्यू चेंज करके आप ये वैल्यू पता कर सकते हैं। कैपेसिटर को सीरीज या पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो उसकी जो एनर्जी होती है वो जुड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी दोनों में इस तरीके से जुड़े, एनर्जी है वो ऐसे जुड़ जाती है। दो चार्ज कैपेसिटर को अगर हम आपस में जोड़ रहे हैं तो एनर्जी का लॉस होता है। वो लॉस ऑफ एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। 1/2 C1 C2 V1 - V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 + C2। C1 और C2 ओरिजिनल कैपेसिटेंस है उनका, V1 V2 उनके अलग अलग पोटेंशियल हो गए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इज V1 अक्रॉस C2 इज V2। इन दोनों को जब आपस में जोड़ दिया तो एक जगह से जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, जिस पर चार्ज ज़्यादा होगा, उधर से दूसरी ओर चार्जेस फ्लो होंगे। तब तक फ्लो होंगे जब तक कि उनका एक कॉमन पोटेंशियल ना हो जाए, लेकिन उस दौरान उन वायर्स के थ्रू जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसमें एनर्जी लॉस होती है, वो एनर्जी लॉस का ये फार्मूला होता है। अब इसमें एक लास्ट बात आपको और समझनी है, वो ये कि मान लो कि हमारे पास कोई कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को हमने चार्ज किया बैटरी से चार्ज करने के बाद उसके प्लेट के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, रख दिया। तो फिर क्या क्या चीज़ें चेंज होगी? दो तरीके हैं। एक तो बैटरी जो है डिस्कनेक्ट कर दें, बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड, और दूसरी चीज है कि बैटरी कनेक्टेड। इन दोनों ही कंडीशन में हमको निकालना है। एक तो बैटरी कनेक्टेड ही रहे। इसके पहले ये भी बता दें कि इसको इंसर्ट करने के पहले जो चार्ज था वो Q0 था, उसका कैपेसिटेंस C0 था, और जो उनके प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड था वो E0 था, कैपेसिटेंस उनका पोटेंशियल डिफरेंस V0 था। ये सब कुछ तब था जबकि हमने उसको बैटरी, जब हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखा था। बैटरी से चार्ज किया, चार्ज आया इतना, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया। अब उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मटेरियल इंसर्ट कर दिया दोनों प्लेट के बीच में। अब देखो क्या होगा ये कि ये Q0 उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पुराने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से K टाइम्स कम हो जाएगा, ये कम हो गया। जो पोटेंशियल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया तो पोटेंशियल भी आपका K टाइम्स कम हो जाता है। अगली चीज होती है इसमें कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का क्या हुआ, कैपेसिटेंस C = K C0, ये K टाइम्स इंक्रीज हो गया, या K टाइम डिक्रीज, या K टाइम्स डिक्रीज, और चार्ज उतना ही रह गया। एनर्जी स्टोर होती है ½ CV²। तो अब एनर्जी क्या हो गई, मान लो पहले एनर्जी थी U0, अब एनर्जी U = हो जाएगी U0/K, ये हो जाएगा। ये इतना टोटल चेंज आता है, जबकि बैटरी को डिस्कनेक्ट करके पहले चार्ज किया गया, उसके बाद डिस्कनेक्ट करके हमने K कांस्टेंट का डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल दोनों प्लेट के बीच में रख दिया। तो ये चीजें आई। फिर से समझो, चार्ज उतना ही रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम, पोटेंशियल K टाइम्स कम, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हुआ, एनर्जी K टाइम्स डिक्रीज हुई। अब आते हैं कि हम यही चीज किए, लेकिन अब हमने क्या किया कि उसको बैटरी को कनेक्टेड रखा, कैपेसिटर के प्लेट से बैटरी को कनेक्टेड रखा, और फिर
उसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया। तो अब जरा सा इसमें देखो कि क्या क्या चीजें चेंज होंगी। अब हम इनके बात करते हैं। जैसे ही हमने इंसर्ट किया तो वो पोटेंशियल को कम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को घटाता है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस कम नहीं होगा क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहाँ V की जो वैल्यू है वो V0 हो जाएगी, ओरिजिनल जितनी थी उतनी ही रह गई। जब ये उतनी ही रह गई तो E की वैल्यू भी कितनी रहेगी, E0 ही रह जाएगी। एक बात और भी देखो कि यहाँ जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू के सी नॉट अब भी होगा, क्योंकि ये तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि हमने डाई इलेक्ट्रिक रखा है। अब बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दो चाहे कनेक्ट कर दो, उसकी कैपेसिटी तो बढ़ ही गई, तो ये तो बढ़ जाएगा। ये ओरिजिनल रह गया क्योंकि बैटरी से सप्लाई आती जा रही है, इसीलिए ये भी ओरिजिनल रह गया। जब इसमें चेंज नहीं, इसमें चेंज नहीं। अब बात करते हैं Q इज इक्वल टू होता है CV। Q इज इक्वल टू CV, इसका मतलब कि जब उसमें चार्ज थे और ये तो कैपेसिटी तो आपकी बढ़ जा रही है और पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रह गया, ओरिजिनल ही रह गया। तो इसका मतलब चार्ज की वैल्यू जो हो जाएगी वह आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, के Q0, ये वैल्यू आ जाएगी। क्यों के Q0 हो गया, क्यों, क्योंकि अगर हम Q इक्वल टू CV कैलकुलेट करते तो यहाँ पर जब हम CV कैलकुलेट करते तो ये K और ये K दोनों कैंसिल हो जाते थे और हमको Q0 की वैल्यू उतनी ही मिलती थी। यहाँ पर जब आप करेंगे तो ये V0 उतना ही है, V0 है, और जबकि ये K टाइम्स इंक्रीज हो गया तो मतलब Q की वैल्यू बढ़ गई। अब ये बढ़ गई है तो हाफ CV स्क्वायर से ये वैल्यू भी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो यह टोटल डेटा हुआ आपका, और यह पूरा रिवीजन भी हो गया आपके सारे फार्मूलों का। अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.8 देखते हैं। 2.8 और 2.9 अभी लास्ट टॉपिक से मिलता जुलता है, इसलिए पहले इसी को देख लेते हैं। एक कैपेसिटर है जिसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट की एरिया ये है, इनके बीच की डिस्टेंस, प्लेट के बीच की डिस्टेंस 3 mm है। इसका कैपेसिटेंस आपको पता करना है। सबसे पहला चीज़ तो यही है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस। दूसरी चीज़ कि अगर इसको 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए तो इनके प्लेट पर कितना चार्ज आएगा, दोनों चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन इसका देखते हैं। सोल्यूशन आपको सबसे पहली चीज़ तो आपको कैपेसिटेंस पता करना है, और अभी इनके बीच में कोई भी डाई इलेक्ट्रिक नहीं है। कोई डाई इलेक्ट्रिक नहीं है तो इनको C0 नाम दे दो, और हम लोग फार्मूला जानते हैं ε0 A/d। आपको वैल्यू सब की पुटअप कर देनी है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये वैल्यू होती है ε0 की। A की वैल्यू आपकी दी है 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई, अब आपको D की भी वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3 mm, तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। यहाँ से आपका फैराड में कैपेसिटेंस मिल जाएगा, और ये कैपेसिटेंस आता है 1.8 इंटू 10⁻11 फैराड। यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से इसको 18 कर दें, 18 तो यहाँ -12 हो जाएगा, तो इट कैन आल्सो रिटर्न एज 18 पिको फैराड। तो ये तो पिको फैराड में लिखो, फैराड में लिखो, यह आपके ऊपर है। ये तो बात आपकी कंप्लीट हो गई। व्हाट विल बी द चार्ज, तो अगर आप चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो Q इज इक्वल टू CV, तो C0V, इस फार्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर लें। अब देखें C0V की वैल्यू आप रख दीजिए। C0 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, 18 इंटू 10⁻12 या 1.8 इंटू इतना लिखो, V की वैल्यू 100 हो गई। अब जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये इतना चार्ज दोनों प्लेट्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2.9 इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है, इसी क्वेश्चन में इसी डेटा के साथ अगर एक माइका शीट 3 mm की, मतलब जितनी इसके प्लेट्स के बीच की सेपरेशन है उतने ही थिकनेस की अगर एक माइका शीट इसमें इंसर्ट कर दी जाए जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6 हो, तो क्या होगा। दो कंडीशन दी गई है, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो ये 100 वोल्ट वाली, और जब बैटरी को कनेक्ट किया गया हो। दोनों वही क्वेश्चन, वही सेम सिचुएशन जो हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया। बात करते हैं इसकी। अब हम बात करते हैं कि जब फर्स्ट कंडीशन में दिया है जब बैटरी कनेक्टेड हो, फर्स्ट में बैटरी कनेक्टेड हो,
जब बैटरी कनेक्टेड है तो पहली बात कैपेसिटेंस तो चेंज हो ही जाएगा। ये कितना हो जाएगा के सी नॉट, ये 18 पी एफ आया था तो 18 इंटू 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 पी एफ। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कि जो वैल्यू है चार्ज की, वो चार्ज की वैल्यू, यहाँ पर दो ही चीज़ पूछा गया था, वही दो चीज़ के बारे में हमको बताना भी है कि यहाँ पर कैपेसिटेंस पूछा था, दूसरा इसने चार्ज पूछा रही, वही दोनों यहाँ भी बताना है। तो जब कनेक्टेड रहेगा तो कैपेसिटेंस तो इतना हो गया। चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाती है? चार्ज की वैल्यू आप देखें, चार्ज की वैल्यू होती है सी वी, वैल्यू कैलकुलेट कर लो। सी की वैल्यू 108 इंटू 10 पावर माइनस 12, ये सी की वैल्यू हो गई। वोल्टेज की वैल्यू देखो, वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट ही रहेगा। ये मैंने बताया कि अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो वह उसके पोटेंशियल को कम नहीं होने देता, तो ये इतनी वैल्यू हो गई। ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1.08 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम। अब बात करते हैं इसी के पार्ट बी की। ये कनेक्टेड की बात हो गई। अब डिसकनेक्टेड की बात करते हैं। जब डिसकनेक्टेड रहेगा तब देखो सी की वैल्यू अभी भी वही होगी, के सी नॉट 18 इंटू 6, कोई चेंज नहीं, 108 पी एफ। क्योंकि जब भी डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो चाहे बैटरी कनेक्टेड हो डिसकनेक्टेड हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू हर हाल में के टाइम्स इंक्रीज हो जाए। अब देखें यहाँ पर जब ये हमको मिल गया इसका कैपेसिटेंस, तो एक बात देखो, कनेक्ट हो डिसकनेक्ट हो चुका है, तो मतलब जितना चार्ज बैटरी ने उसके प्लेट्स पर दे दिया है वो चार्ज उतना ही बना रहेगा, तो चार्ज घटे बढ़ेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने पर चार्ज बैटरी से और आए क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ तो अब बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है तो नो मोर न्यू चार्जेज विल एक्यूमुलेट, तो चार्ज की वैल्यू उतनी ही रहेगी क्यू नॉट, और ये क्यू नॉट की वैल्यू वही है 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम। अब पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल की बात ये हो गई कि ये डिवाइड हो जाएगा के से, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ये 100 वोल्ट था डिवाइडेड बाई 6, कितना वोल्ट हो जाएगा? पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, चार्ज उतने ही रहे। इसमें भी कैपेसिटेंस बढ़ा, पोटेंशियल इसमें नहीं चेंज हुआ, 100 ही बना रहा, और चार्ज नए आ गए, तो इसमें चार्ज। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में एक कैपेसिटर दिया हुआ है, 12 पीएफ का कैपेसिटर है, 12 पिको फैरड, इसकी वैल्यू भी लिख लो फैरड में, मतलब 12 इंटू 10 पावर माइनस 12 फैरड, ये इसकी वैल्यू हो गई। इसको 50 वोल्ट की सप्लाई से चार्ज किया गया है। तो पूछा जा रहा है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड। यू की वैल्यू क्या होती है 1/2 CV²। अब ये सोल्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ। U इक्वल टू 1/2 CV² वैल्यू आप पुटअप करते हैं, 1/2 C की जगह पर 12 इंटू 10 पावर माइनस 2 और V की जगह 50 वोल्ट होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 8 जूल। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2.11। इस क्वेश्चन में देखो ये एक कैपेसिटर दिया है 600 पिको फैरड, इसको 200 वोल्ट से चार्ज किया गया। चार्ज करने के बाद इसको एक दूसरे 600 पीएफ के कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया। चार्ज करने के बाद बैटरी हटा ली गई, पूरा चार्ज हो गया। अब इसको 600 पीएफ के दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया। अब पूछ रहा है जब इसको कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी में लॉस क्या होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए आपको मालूम है, हम लोग फार्मूला बना चुके हैं। दोनों को जब आप कनेक्ट करेंगे तो चूंकि ये तो डिस्चार्ज है, इस पर चार्ज है ही नहीं, इस पर चार्ज है, तो पहले वाले कैपेसिटर से दूसरे वाले कैपेसिटर पर चार्ज फ्लो होना शुरू होगा। और ये चार्जेस का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पर न चले जाए, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम न हो जाए। तो हमको जो इसमें फार्मूला यूज करना है, फार्मूला आपको यूज करना है इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, बस यही हो गया। उसी में आपको पता चल जाएगा कि विच अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज़ बीन लॉस्ट। तो पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करने के पहले कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा
कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू V इज इक्वल टू, अब देखो फार्मूला आपको मालूम है Q इक्वल टू सी वी होता है, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी Q बाई सी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस। तो देखो इन दोनों को एक चीज़ और भी है, इस क्वेश्चन में एक गलती जो मुझे लगती है कि यहाँ ये नहीं बताया गया कि जो दूसरा वाला कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है वह सीरीज में जोड़ा गया पहले वाले के या उसके पैरेलल में जोड़ा गया, ये नहीं बताया गया। लेकिन इसका जो आंसर आता है वह उसको पैरेलल में लेकर के जोड़ने पर आंसर मिलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये कमी है कि इसमें ये नहीं बताया गया कि ये सीरीज में जोड़ा गया या पैरेलल में। फिलहाल हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन लेकर के चलते हैं। तो अब बात करते हैं टोटल चार्ज की, बात करते हैं टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, तो हमको कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा। लिख भी लो यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू, देखो Q इज इक्वल टू सी वी, पहले पर इसको V1 मान लो, क्योंकि जब हमको दो कैपेसिटर की बात हो गई तो दूसरा वाला कैपेसिटर भले ही पूरी तरह से डिस्चार्ज है, तो इसका मतलब जो इस पर वोल्टेज होगा V2 वो क्या होगा, सर वोल्टेज V2 आपका 0 होगा, क्योंकि जब वो डिस्चार्ज है उस पर कोई चार्ज है ही नहीं, तो उसके प्लेट के पोटेंशियल और उसके दोनों प्लेट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। तो इसका मतलब V2 0, V1 से इसको चार्ज किया गया है तो इसका पोटेंशियल यही होगा। तो अब देखें V इज इक्वल टू Q की जगह पर CV, तो मतलब C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई टोटल पोटेंशियल, टोटल कैपेसिटेंस, मतलब C1 प्लस C2 कनेक्ट कर दिया गया। अब देखो अब इसको हमें सॉल्व कर देना है, तो अब इसमें भी आपको C2 V2 ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हम C1 V1 की वैल्यू लिखते हैं 600 PF है तो इंटू 10 पावर माइनस 12, V1 की वैल्यू आपकी 200 है, 200 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब यही मैंने बताया कि यहाँ पर आपको C1 प्लस C2, अब ये 1/C1 1/C2 भी कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बात साफ साफ इस क्वेश्चन में बतानी चाहिए जो कि नहीं दिया गया है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस C2 600 प्लस 600 इंटू 10 पावर माइनस 12। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको कॉमन पोटेंशियल मिलता है 100 वोल्ट, और होना भी चाहिए, 200 वोल्ट है तो 100 इस पर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। कैपेसिटेंस अलग अलग होता तो दूसरी बात होती। अब देखो इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी हम U1 नाम देते हैं। U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर, और C1 V1 की वैल्यू आपको मालूम है 1/2 C1 V1 600 इंटू 10 पावर माइनस 12 C1 हो गया, V1 स्क्वायर मतलब 200 होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 12 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल। अब आते हैं फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी U2 इक्वल टू, देखो एक तो तरीका ये था कि अगर हमको फार्मूला याद है लास्ट ऑफ एनर्जी लॉस का, मैंने एक डायरेक्ट फार्मूला भी बनाया था, आप लोगों को ड्राइव करवाया था, वो फार्मूला याद है तो डायरेक्ट लगाओ, नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, हमारे पास ये तरीका है। अब देखो जब हम फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, वही चीज़ यहाँ भी होगी, और इसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज हो जाएगा, कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो जाएगा, और V1 स्क्वायर की जगह V स्क्वायर हो जाएगा। वैसे यहाँ अच्छा तो ये था कि 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर भी हम करते, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि C2 V2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब उस पर कोई चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी का सवाल ही नहीं उठता है, तो V2 की वैल्यू 0 है, तो मतलब वो पूरा 0 हो गया, तो उसको मैंने नहीं लिखा है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, लेकिन वो मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है। फिर हाँ ये वैल्यू हो गई, अब ये वैल्यू पुटअप कर दो 1/2, देखो ये 600 प्लस 600
ये वैल्यू आ जाएगी इंटू 10⁻⁻12। दिस इज द वैल्यू ऑफ C1 प्लस C2। वी स्क्वायर की वैल्यू ने अभी कैलकुलेट की 100 का स्क्वायर। अब जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल एनर्जी U2 आपको मिल जाती है 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो एनर्जी लॉस्ट जो इनिशियली था और फाइनली जो हमको मिला। इनिशियली आपने अभी कैलकुलेट किया 12 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 6 इंटू 10⁻⁻6, तो आपको मिलता है 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इतनी एनर्जी लॉस्ट हो गई। दिस एनर्जी हैव बीन लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें यह बताया गया है कि यह एक चार्ज है 3 मिली कूलम का, जो कि ओरिजिन पर है। ओरिजिन का मतलब कि अगर हम एक्सिस बनाते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस, ऐसे ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस आपका इधर बन जाएगा। तो अगर हम इन एक्सिस को बनाते हैं तो यहाँ पर समझो कि इस जगह पर ये चार्ज रखा हुआ है, ये वाला चार्ज, सोर्स चार्ज ये है। अब दूसरी चीज़ कही जा रही है कि ये चार्ज क्यू है, इसको आपको ले आना है एक पॉइंट P से दूसरे पॉइंट Q तक। तो देखो पॉइंट P कहाँ है, 003 सेंटीमीटर। तो 003 सेंटीमीटर आप किसी को एक्स वाई जेड बनाए होंगे। देखो हम लोग क्या करते हैं कि यही दो एक्सिस पर सारी चीज़ें हो रही हैं लास्ट के, जैसे हम लोग लिखते तो हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम जेड तो हमको ऐसे मिलेगा तो बीच में कैसे लोकेट करेंगे। तो अपनी सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस जो लोकेशंस हैं इन लोकेशंस को चेंज कर लेते हैं। और ये चेंज करने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ कैसे हम चेंज करेंगे। देखो इसको हम y मान लेते हैं, इसको हम z मान लेते हैं, इसको आप x मान लीजिए। तो अब y z आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि x वाला तो हर जगह 0 ही है, तो x वाले को ही हम इस एक्सिस पर कर दिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कैसे कभी कर सकते हैं, क्योंकि लोकेशन बनाने में आसानी होगी। 2D डायग्राम है। तो देखो, तो पहले समझो P कहाँ होगा, 003 मतलब x 0 y 0 और 3, ये P यहाँ पर आएगा, 3 इस पर हमको चलना है। तो यहाँ पर पॉइंट P हो गया, ये 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। Q कहाँ है, 040 मतलब x 0 y पर 4, y पर 4 चले जाओ भाई, यहाँ हो गया Q, और ये डिस्टेंस हो गई 4 सेंटीमीटर। आपको इसको लेके जाना है P से Q पर, लेकिन कहाँ से लेके जाना है, इसमें एक चीज़ और भी दिया है कि वाया R से होते हुए, P से पहले R पर ले जाओ। तो R कहाँ आएगा, देखो भाई x तो 0 ही है, y पर चलेंगे 6 और z पर चलेंगे 9। तो y पर हम चले 6, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा 6, और z पर चले 9, कहीं यहाँ पर R आएगा। तो आपको लेके कैसे जाना है, यहाँ से आप पहले यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से आपको लौट करके आना है इसकी ओर। और पूछा जा रहा है कि इसमें टोटल कितना वर्क डन होगा। तो देखो पहली बात तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज मैंने आपको पढ़ाया होगा क्लास 11th में। आपको याद होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये सभी कंजर्वेटिव है, मतलब कि इसमें एक जगह से दूसरे जगह तक ऑब्जेक्ट को ले जाने में जो वर्क डन होता है वह पाथ पर डिपेंड नहीं करता किस रास्ते से आप लेके जा रहे हैं। तो इसलिए यह होगा कितना, यहाँ से यहाँ ले जाने में जो वर्क डन हुआ उसी के बराबर होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वर्क डन का फार्मूला कैसे मिलेगा। देखो इसके वर्क डन के फार्मूले पर चलते हैं। वर्क डन का फार्मूला देखो, पोटेंशियल का फार्मूला पढ़े हैं, V = W/Q। तो यहाँ से वर्क डन = Q इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल किसकी वजह से, पोटेंशियल यहाँ पर 2 पॉइंट है, P से Q ले जाना है। तो इसका मतलब कि हम इसको क्या लिखेंगे, Q पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P। ये देखो यहाँ ये कैपिटल Q और इससे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए इसको एक दूसरा नाम दे देते हैं। यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं Q0।
ये कैपिटल क्यू से, क्योंकि ये क्यू यहाँ नाम में भी आ रहा है इसलिए इसको क्यू नॉट नाम दे देते हैं। दिस सोर्स चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू नॉट। ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है आपको। तो ये देखो यहाँ पर आप एक जगह से अगर किसी जगह इन्फिनिटी से ले आ रहे हैं तब, क्योंकि वहाँ तो पोटेंशियल जीरो होगा, तो वी पोटेंशियल पर ले आने पर इतना काम होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा पोटेंशियल एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो कहाँ से ले गए, कहाँ ले आए, तो वो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, पी से क्यू ले जाने में फाइनल यहाँ, इनिशियल यहाँ। वैल्यू आपको पुटअप कर देनी है। वैल्यू आप जब रखेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो। देखो वी सॉरी वर्क डन यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू, ये वो चार्ज है जिसको हम ले जा रहे हैं। और यहाँ पर इसकी वैल्यू आप पता करें कि पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है। पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4πε0 सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो सोर्स चार्ज है क्यू नॉट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहाँ से क्यू पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो ये आप लिख देंगे 4 × 10⁻⁻² मीटर माइनस वही चीज़ 1/4πε0 क्यू नॉट वही रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्यू नॉट ही रखा है, और ये हो जाएगा 3 × 10⁻²। अब इसको सॉल्व करना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। वर्क डन आपको जो मिलेगा, देखो अगर बाहर निकालोगे तो 1/4πε0 क्यू नॉट ये सब पूरा कॉमन में आ जाएगा, ये सब पूरा कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट, ये बाहर हो ही गया, और जो वैल्यू यहाँ पर बच रही है वो वैल्यू आप लिख दें। ये वैल्यू देखो 1/4 × 10⁻² माइनस 1/3 × 10⁻²। ये देखो ये डिनोमिनेटर इसका आपको बड़ा मिल रहा है, मतलब ये वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू बड़ी होगी। तो छोटे में से किसी बड़ी चीज़ को आप डिडक्ट करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज जिसको हम लेके जा रहे हैं वो नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो करके टोटल जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी पॉजिटिव। तो जो वर्क डन की वैल्यू आ रही है, अब इसकी वैल्यू आपको पूरी रख दे। देखो 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9। क्यू की वैल्यू आपको रख के देना है -2 × 10⁻⁻9। क्यू नॉट की वैल्यू आपको रख देना है 3 × 10⁻3। और इसकी जब वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको भी आप डायरेक्ट लिख दें 4 × 10⁻² माइनस 1/3 × 10⁻²। और ये सभी वैल्यूज को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू मिलती है 1/2 जूल।